हे एवरीवन, वेलकम टू जुडिशरी प्लस। हम रन कर रहे हैं हरियाणा जुडिशरी के लिए माइनर एक्ट की सीरीज़। हमने ऑलरेडी द हरियाणा अर्बन कंट्रोल ऑफ रेंट एंड एविक्शन एक्ट ऑफ 1973, द पंजाब कोर्ट एक्ट ऑफ 1918 एंड द रजिस्ट्रेशन एक्ट ऑफ 1908 कंप्लीट कर लिया है। अब हम रन कर रहे हैं द सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट ऑफ 1930, जिसका ऑलरेडी हमने 2 लेक्चर अपलोड कर दिया है। हमने ऑलरेडी सेक्शन 13 तक कंप्लीट कर लिया है। आज हम सेक्शन 14 से स्टार्ट करने वाले हैं। तो विदाउट वेस्टिंग फर्दर टाइम हम स्टार्ट करते हैं। इससे पहले मैं बता दूं, मॉक टेस्ट सीरीज़ अगर आपने अब तक ज्वाइन नहीं किया तो आप ज्वाइन कर सकते हैं। डिटेल्स के लिए हमारे टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सारी डिटेल्स दी हुई हैं। सारे एक्ट जो कंप्लीटेड है उसकी भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, तो आप वहाँ जाके चेक कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं सेक्शन नंबर 14 के साथ, जो हमें बता रहा है इम्प्लाइड अंडरटेकिंग एज टू टाइटल ETC। ठीक है, ये इम्प्लाइड अंडरटेकिंग के बारे में बात कर रहे हैं। इम्प्लाइड क्या होता है? यानी कि ऐसे अंडरटेकिंग जो हम एक्सप्रेसली नहीं बता रहे बट वो हमारे कंडीशंस, हमारे कंडक्ट से इम्प्लाई कर लिए जाते हैं। ठीक है, तो वो वैसे होते हैं इम्प्लाइड अंडरटेकिंग। इन अ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल, अनलेस द सर्कमस्टांसेस ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट एज सच as to show a different intention, there is an implied condition on the part of the seller that in case of sale he has a right to sell the goods, and that in case of agreement to sell he will have right to sell the goods at the time when the property is to pass। ठीक है, तो हम देखेंगे कि कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल में क्या होता है। जब तक कुछ अदरवाइज कॉन्ट्रैक्ट में इंटेंशन से शो नहीं किया जा रहा हो, तब तक हम क्या इम्प्लाइड कंडीशन मान के चलेंगे कि अगर हमारे पास कोई चीज़ सेल की गई है, ठीक है, मेरे पास वो चीज़ आ गई है, तो मेरे पास राइट है कि मैं उस चीज़ को सेल कर सकता हूँ फर्दर। ठीक है, बट अगर मेरे पास वो चीज़ नहीं आई है अभी, बट फ्यूचर में आने वाली अग्रीमेंट टू सेल के थ्रू, ठीक है, तो मेरे पास ये राइट है कि मैं फ्यूचर में उसको सेल कर सकती हूँ जब वो चीज़ मेरे पास आ जाएगी, वो प्रॉपर्टी। ठीक है, तो ये था हमारा इम्प्लाइड कंडीशन। ये हम इम्प्लाई कर सकते हैं जब भी कोई सेल होगा या अग्रीमेंट टू सेल होगा। ठीक है, दूसरा इम्प्लाइड क्या है? एन इम्प्लाइड वारंटी दैट द बायर शैल हैव एंड एंजॉय क्वाइट पोजेशन ऑफ द गुड्स। अब हमने फर्स्ट पॉइंट में जो देखा ये था इम्प्लाइड कंडीशन। कंडीशन हमने क्या पढ़ा था? विच इज एसेंशियल पार्ट टू द मेन कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है, एसेंशियल है मेन कॉन्ट्रैक्ट का। अब दूसरी चीज में हम पॉइंट में हम पढ़ने वाले वारंटी। वारंटी क्या है? वारंटी कोलेट्रल है टू द मेन कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है, एंसिलरी पार्ट उसका। तो जो इम्प्लाइड वारंटी होगी ना, वो ये होगी कि बायर जो है ना वो इंजॉय करेगा क्वाइट पोजेशन ऑफ द गुड्स। ठीक है, तो ये होगी हमारी इम्प्लाइड वारंटी। फिर हम आते हैं कि एन इम्प्लाइड वारंटी दैट द गुड शैल बी फ्री फ्रॉम एनी चार्जेस और इनकम्बरेंसेस इन फेवर ऑफ एनी थर्ड पार्टी नॉट डिक्लेयर्ड और नोन टू द बायर बिफोर और एट द टाइम व्हेन द कॉन्ट्रैक्ट वाज मेड। यानी कि ये भी इम्प्लाइड वारंटी होगी हमारे पास कि जो गुड्स है ना वो फ्री है सारे इनकम्बरेंसेस से, सारे चार्ज से जो कि थर्ड पार्टी के फेवर में है। ठीक है, और वो क्या है, और जब तक वो डिक्लेयर नहीं की गई है कि वो, यानी कि सिंपली बस यहाँ पे यही बात हो रही है कि इम्प्लाइड वारंटी क्या है कि कोई भी गुड्स अगर रिसीव किया जाएगा, ठीक है, तो वो फ्री फ्रॉम इनकम्बरेंसेस होंगे। इनकम्बरेंसेस के साथ कोई गुड थोड़ी रिसीव करता है, तो इनकम्बरेंसेस फ्री होंगे, चार्जेस नहीं होंगे, कुछ इनकम्बरेंसेस नहीं होंगे थर्ड पार्टी के फेवर में। ठीक है, तो ये हम इम्प्लाइड वारंटी होती है किसी भी, अगर हम एंटर करते हैं ना सेल या अग्रीमेंट टू सेल में, तो ये वारंटी होती है इम्प्लाइड। अब आते हैं हम अपने नेक्स्ट सेक्शन पे। ठीक है, तो जो है सेल बाय डिस्क्रिप्शन, जो है 14 था उसका था इम्प्लाइड अंडरटेकिंग। तो ये 3 चीज़ें जो देखी ना हमने, ये इम्प्लाइड अंडरटेकिंग थी हमारी। ठीक है, बहुत सिंपल है, हम याद रख सकते हैं। जो 15 है ये हमें सेल बाय डिस्क्रिप्शन बता रहा है, कैसे करेंगे हम सेल डिस्क्रिप्शन के दिखा के। ठीक है, तो वेयर देयर इज अ कॉन्ट्रैक्ट फॉर सेल ऑफ गुड्स बाय डिस्क्रिप्शन, there is an implied condition that the goods shall correspond with the description, and if the sale is by simple as well as by description, it is not sufficient that the bulk of the good correspond with the sample if the good do not also correspond with the description। तो यहाँ क्या बताया जा रहा है? जहाँ कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है सेल ऑफ गुड्स के लिए, ठीक है, और वो डिस्क्रिप्शन के थ्रू हो रहा है। सेल ऑफ गुड्स कैसे कर रहा है? डिस्क्रिप्शन के थ्रू। और वहाँ इम्प्लाइड कंडीशन है
कि गुड जो है ना वो करस्पॉन्ड कर रहा है उस डिस्क्रिप्शन से। यानी कि अगर हम सेल ही कर रहे हैं डिस्क्रिप्शन दिखा के, तो ये इम्प्लाइड कंडीशन है कि जो फर्दर हम गुड्स लेंगे वो उसी डिस्क्रिप्शन से करस्पॉन्ड करेगी, है ना। ये तो इम्प्लाइड कंडीशन है। और क्या इसके साथ दिया है, अगर कोई सेल जो है सैंपल के थ्रू कर रहा है, डिस्क्रिप्शन के थ्रू कर रहे हैं, तो क्या होगा, डिस्क्रिप्शन को करस्पॉन्ड करनी चाहिए। अगर सैंपल के थ्रू और डिस्क्रिप्शन के थ्रू, ठीक है, कर रहे हैं, तो क्या होगा, इट इज़ नॉट सफिशिएंट, ये सफिशिएंट नहीं है कि जो वो बल्क ऑफ गुड्स है वो करस्पॉन्ड करे उस सैंपल से, अगर जो गुड जो है ना वो करस्पॉन्ड नहीं करता उस डिस्क्रिप्शन से। ठीक है, तो समझ में आ गया होगा आपको। एक बार मैं फिर बता देती हूँ आपके अंडरस्टैंडिंग के लिए। तो यहाँ बहुत सी सिंपल सी चीज़ बताई जा रही है कि अगर कोई कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल ऑफ गुड होता है और वो डिस्क्रिप्शन के थ्रू हम सेल कर रहे हैं, ठीक है, डिस्क्रिप्शन के थ्रू करते हैं, तो इम्प्लाइड कंडीशन क्या होगा कि वो जो गुड्स हमने खरीदा है वो डिस्क्रिप्शन से करस्पॉन्ड करनी चाहिए। तो सिंपल था, समझ में आ गया। अब जो सेकेंड पार्ट है वो बोल रहा है अगर सेल जो है ना वो सैंपल भी दिखाया गया था और डिस्क्रिप्शन भी दिया गया था, दोनों चीज़ें दी गई थी, तो सिर्फ हमने अगर करस्पॉन्ड कर रहा है गुड सैंपल के साथ सिर्फ और डिस्क्रिप्शन के साथ नहीं कर रहा, तो ये सफिशिएंट नहीं होगा। यानी कि यहाँ जहाँ दोनों चीज़ें हैं ना, सैंपल और डिस्क्रिप्शन, वहाँ दोनों चीज़ों से करस्पॉन्ड करना ज़रूरी है। याद रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ठीक है, और ये सेक्शन नंबर क्या है, सेक्शन नंबर 15। ठीक है, अब नेक्स्ट सेक्शन पे चलते हैं जो है सेक्शन नंबर 16। ये क्या बता रहा है, इम्प्लाइड कंडीशन एज टू क्वालिटी और फिटनेस। ये इम्प्लाइड कंडीशंस के बारे में बता रहा है। और किस चीज़ का इम्प्लाइड कंडीशन, क्वालिटी क्या है और वो फिटनेस कितना फिट है वो गुड, ठीक है, उस चीज़ के बारे में इम्प्लाइड कंडीशन है। तो सब्जेक्ट टू द प्रोविजन ऑफ दिस एक्ट and any other law for the time being in force, there is no implied warranty or condition as to the quality or fitness of any particular purpose of goods supplied under the contract of sale except as follows। यानी कि क्या बोल रहा है, subject to the provision of this act, इस एक्ट के प्रोविजन को सब्जेक्टेड रखते हुए और कोई अदर लॉ को भी जो इन्फोर्स है फॉर द टाइमिंग, कोई इम्प्लाइड वारंटी और कंडीशन नहीं है एज टू द क्वालिटी और फिटनेस। ठीक है, किस चीज़ के लिए इम्प्लाइड कंडीशन वारंटी नहीं है, क्वालिटी और फिटनेस ऑफ पर्टिकुलर पर्पस ऑफ गुड जो सप्लाई किया जा रहा है किसी कॉन्ट्रैक्ट में, किस चीज़ का, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल के रिगार्डिंग। ठीक है, तो क्या चीज़ बोली गई है इसमें बोली गई है कि कोई इम्प्लाइड वारंटी या कंडीशन नहीं होगा किस चीज़ के रिगार्डिंग, क्वालिटी और फिटनेस के रिगार्डिंग किसी पर्टिकुलर पर्पस के लिए जो गुड सप्लाई की गई है किसी कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल के अंदर, तो उसकी कोई कंडीशन वारंटी नहीं होगी क्वालिटी और फिटनेस के लिए। लेकिन इस अगर एक्ट के किसी प्रोविज़न में दिया रखा है, उसमें स्पेशली मेंशन किया है, तो फिर तो होगी। बट जनरल केस में अगर हम देखें तो क्वालिटी और फिटनेस की जो है वो वारंटी और कंडीशन नहीं हो रही है। ठीक है, लेकिन यहाँ क्या बोल रहा है, इसके बहुत सारे एक्सेप्शंस है जो हमें नीचे दे रखे हैं। ठीक है, तो हम वो देखते हैं एक्सेप्शंस क्या क्या है। तो सबसे पहला जो है, तो जहाँ बायर जो है, वेयर द बायर एक्सप्रेसली और इम्प्लीकेशन और बाय इम्प्लीकेशन मेक नोन टू द सेलर the particular purpose for which the goods are required, so as to show that the buyer relies on the seller's skill or judgment, and the goods are of description which is in the course of the seller's business to supply, whether he is manufacturer or producer or not, there is an implied condition that the goods shall be reasonably fit for such purpose। यानी कि क्या बोल रहा है, नॉर्मल केस में तो क्वालिटी और फिटनेस के रिगार्डिंग कुछ भी इम्प्लाइड वारंटी या कंडीशंस नहीं होते हैं, लेकिन यहाँ पे एक्सेप्शन फर्स्ट क्या है, वेयर द बायर एक्सप्रेसली और बाय इम्प्लीकेशन, या तो एक्सप्रेसली या इम्प्लाइडली बता रहा है सेलर को कि पर्टिकुलर पर्पस के लिए ही उसको वो गुड चाहिए। ठीक है, वो उसको बता दे रहा है और शो भी कर रहा है, और बायर जो है ना वो रिलाई कर रहा है सेलर के स्किल पे कि वो अपने जजमेंट के हिसाब से उसको बेस्ट गुड डिस्क्रिप्शन को देख के जो भी वो बता रहा है जिस पर्पस के लिए उसको चाहिए, तो उस पर्पस से ना वो जो है क्वालिटी और फिटनेस के लिए लायबल हो जाएगा। उसकी ड्यूटी है सेलर की कि वो उसी क्वालिटी का गुड दे कि वो उसको फिट हो उस पर्पस के लिए। ठीक है, उस पर्पस के लिए उसके लिए वो गुड ज़रूरी हो। ठीक है, वो उसकी ड्यूटी किसकी हो जाती है, सेलर की हो जाती है यहाँ पे। ठीक है, दूसरी चीज़ जो इस क्लॉज में दे रखी है वो बता रहा है जो गुड्स बाय डिस्क्रिप्शन विच इज़ इन द कोर्स ऑफ बिजनेस ऑफ सप्लाई टू सप्लाई, यानी कि जो गुड्स है वो
ऐसे डिस्क्रिप्शन के हैं जो सेलर जो अपने बिजनेस के इन कोर्स में सप्लाई करता है, तो वहाँ पे भी इम्प्लाइड कंडीशन है कि वो गुड को ऐसे दे जो रीजनेबली फिट हो उस पर्पज़ के लिए, ठीक है, जिस पर्पज़ के लिए वो दे रहा है। तो इन दोनों केस में जो है ना, फर्स्ट नंबर के अंदर ये जो है बायर रिलाई करेगा सेलर के स्किल्स पे और उसके जजमेंट पे, ठीक है। प्रोवाइजो भी इसके साथ अटैच है जो बोल रहा है इन केस ऑफ ए कॉन्ट्रैक्ट ऑफ फॉर द सेल ऑफ ए स्पेसिफाइड आर्टिकल अंडर इट्स पेटेंट और अदर ट्रेड नेम देयर इज नो इम्प्लाइड कंडीशन एज टू इट्स फिटनेस फॉर एनी पर्टिकुलर पर्पस। अब क्या बोल रहा है, ऐसे कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल है किसी स्पेसिफाइड आर्टिकल के रिगार्डिंग जो अंडर इट्स पेटेंट और अदर ट्रेड नेम यानी कि इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट से रिलेटेड है, तो उस कंडीशन में कोई इम्प्लाइड कंडीशन नहीं होगा, ठीक है। एज टू फिटनेस एंड पर्टिकुलर पर्पस, यानी कि आईपी से रिलेटेड है, आईपी के रिलेटेड फिर आपको तो कुछ नहीं मिलेगा, आपको खुद ही रिलाई करना होगा। यहाँ पे सेलर की कोई ड्यूटी नहीं बनती है, ठीक है, कोई इम्प्लाइड कंडीशन नहीं है ऑन बिहाफ ऑफ द सेलर, ठीक है। अब सेकेंड पॉइंट देख लेते हैं, बोल रहा है वेयर द गुड्स आर बॉट बाय डिस्क्रिप्शन फ्रॉम अ सेलर हु डील्स इन गुड ऑफ दैट डिस्क्रिप्शन वेदर ही इज मैन्युफैक्चरर और प्रोड्यूसर और नॉट, देयर इज इम्प्लाइड कंडीशन दैट गुड शैल बी अ मर्केंटेबल क्वालिटी, ठीक है। तो क्या बोल रहा है, जहाँ गुड जो है डिस्क्रिप्शन से बाय किया है हमने, किससे, सेलर से जो डील करता है उस गुड में, ठीक है, तो वहाँ इम्प्लाइड कंडीशन है कि गुड जो है उस मर्केंटेबल क्वालिटी का होना चाहिए। यानी कि हमने गुड बाय की है डिस्क्रिप्शन देख के जो सेलर ने दी थी, और वो जो है ना वो सेलर वो डील करता है उस गुड में डिस्क्रिप्शन दिखा के, यानी कि वो डिस्क्रिप्शन दिखाता है एंड देन वो जो है पूरा आपको गुड सप्लाई करता है। तो जो डिस्क्रिप्शन की गुड होगी ना उसी को उसको सप्लाई करना होगा, और ये ड्यूटी है सेलर की, क्योंकि अभी बायर रिलाई कर रहा है आपके डिस्क्रिप्शन के ऊपर, वो यही सोच रहा है कि आप मर्केंटेबल क्वालिटी का गुड दोगे, तो यहाँ पे जो है एक्सेप्शन अप्लाई होगा इस केस का। यहाँ पे आपको क्वालिटी और फिटनेस गुड देखनी पड़ेगी क्योंकि आपने डिस्क्रिप्शन दिखाया, अपने मेन गुड्स नहीं दिखाए, ठीक है। अब इसके साथ भी प्रोवाइजो अटैच है जो बोल रहा है इफ द बायर हैज एग्जामिन द गुड एंड देयर शैल बी नो इम्प्लाइड कंडीशन एज रिगार्ड टू द डिफेक्ट ऑफ विच सच एग्जामिनेशन ought हैव बीन रिवील्ड। अब यहाँ क्या बोल रहा है कि अगर बायर के पास अपॉर्चुनिटी थी कि वो एग्जामिन कर सकता है पूरा गुड्स जो था, उसने डिस्क्रिप्शन तो दिखाया है, ठीक है, लेकिन आपके पास अपॉर्चुनिटी थी कि आप पूरे गुड्स को जो है डिस्क्रिप्शन जो है पूरा गुड्स को भी, बल्क को भी आप जाके चेक कर सकते थे, तो उस जगह पे आपको कोई इम्प्लाइड कंडीशन नहीं मिलेगा यहाँ पे, क्योंकि अगर आपने देखा होता तो आप रिवील कर लेते कि वहाँ पे क्या कमी है उस गुड में, ठीक है। तो आपने चेक नहीं किया तो ये आपके बिहाफ में डिफ़ॉल्ट है, यहाँ पे सेलर की कोई गलती नहीं है, ठीक है। तो यहाँ इम्प्लाइड कंडीशन अप्लाई नहीं होगा। फिर थर्ड पॉइंट पे आता है, यहाँ क्या बोल रहा है, इम्प्लाइड कंडीशन और वारंटी एज टू द क्वालिटी और फिटनेस ऑफ ए पर्टिकुलर पर्पस में बी अनेक्स्ड बाय द यूसेज और ट्रेड, यानी कि इम्प्लाइड कंडीशन या वारंटी है किस चीज़ के लिए, क्वालिटी और फिटनेस के लिए, किसी पर्टिकुलर पर्पस के लिए, जो कि अनेक्स है यूसेज और ट्रेड से, ठीक है। तो इम्प्लाइड कंडीशन और वारंटी है किस चीज़ से रिगार्डिंग, क्वालिटी और फिटनेस के रिगार्डिंग फॉर अ पर्टिकुलर पर्पस, किसी पर्टिकुलर पर्पस के लिए। किस चीज़ के इम्प्लाइड गारंटी और वारंटी दे रही है, क्वालिटी और फिटनेस के रिगार्डिंग किसी पर्टिकुलर पर्पस के लिए जो उस ट्रेड से रिलेटेड है, यानी कि जो ट्रेड में इन्वॉल्व है ना बायर, उससे रिलेटेड है। तो क्वालिटी और फिटनेस जो है ना उसको उसी हिसाब से देना पड़ेगा सेलर को। तो ये इम्प्लाइड है कि अगर आप ट्रेड में इन्वॉल्व हो, सॉरी मैंने बायर बोल दिया, सेलर अगर किसी ट्रेड में इन्वॉल्व है ना तो उसको उसी पर्टिकुलर क्वालिटी और फिटनेस की गुड प्रोवाइड करनी होगी जो उस ट्रेड में यूज़ होता है। ये इम्प्लाइड कंडीशन और वारंटी है, ठीक है। किसकी है, सेलर की। सेलर सेल कर रहा है तो उसको वैसे पर्टिकुलर गुड देने होंगे जो उस क्वालिटी और फिटनेस से करस्पॉन्ड करता है, ठीक है। फिर फोर्थ क्लॉज क्या है, एन एक्सप्रेस वारंटी और कंडीशन डज नॉट नेगेटिव अ वारंटी और कंडीशन इम्प्लाइड बाय दिस एक्ट अनलेस इनकंसिस्टेंट देयर विद, यानी कि कोई एक्सप्रेस कंडीशन या वारंटी है वो क्या करता है, वो नेगेटिव नहीं कर देता है किसी वारंटी या कंडीशन को जो इम्प्लाइड बाय दिस एक्ट है, अनलेस जब तक वो दोनों इनकंसिस्टेंट नहीं हो जाते, यानी कि कोई एक्सप्रेस वारंटी है या कंडीशन है तो वो नलीफाई नहीं करेंगे किसी अदर कंडीशन या वारंटी को जो इम्प्लाइड है इस एक्ट से, ठीक है। मतलब एक जो कंडीशन वारंटी है वो नलीफाई नहीं करेगा दूसरे कंडीशन वारंटी को जो इम्प्लाइड है इस एक्ट से, जब तक वो इनकंसिस्टेंट नहीं हो जाएंगे,
ठीक है। तो ये 4 चीज़ें जो थी वो एक्सेप्शन दे रखी है सेक्शन 16 में, बताया जा रहा है इम्प्लाइड कंडीशन एज टू क्वालिटी और फिटनेस के बारे में। तो नॉर्मल केस में जो है सेलर कोई गारंटी नहीं देता, कोई वारंटी नहीं देता, कोई कंडीशन नहीं स्पेसिफाई करता किसके रिगार्डिंग, क्वालिटी और फिटनेस और पर्टिकुलर पर्पस ऑफ गुड के रिगार्डिंग, ठीक है। लेकिन इसके ये 4 एक्सेप्शंस हैं जो मैंने अभी आपके साथ डिस्कस किया, उसके प्रोवाइजोज भी डिस्कस किए अच्छे तरीके से। तो आप मल्टीपल टाइम रिवाइज कीजिए क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन है, बहुत ज़्यादा, बिल्कुल भी इसको छोड़ के नहीं जा सकते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इसको ध्यान में रखिएगा, मैं लिख देती हूँ, ठीक है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो इसके 4 कंडीशन हैं, आपको आ सकते हैं। तो लेंदी क्वेश्चन भी आ सकता है, पढ़ने में गलती कर जाते हैं लोग, नॉट लिखा रहता है, नॉट नहीं लिखा रहता है। तो ये सब ध्यान से पढ़िएगा एग्जाम के टाइम में, बिल्कुल मिस्टेक नहीं कीजिएगा इसमें, ठीक है। अब चलते हैं नेक्स्ट सेक्शन पे जो कि है सेल बाय सैंपल। सैंपल से सेल कर रहे हैं तो कैसे करेंगे। अ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल ऑफ इज अ कॉन्ट्रैक्ट बाय सेल बाय सैंपल वेयर देयर इज अ टर्म इन अ कॉन्ट्रैक्ट एक्सप्रेस और इम्प्लाइड टू दैट इफेक्ट। यानी कि एक कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल इज अ कॉन्ट्रैक्ट, कोई कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल जो है ना वो एक कॉन्ट्रैक्ट है फॉर सेल बाय सैंपल। यानी कि सेल तो हम कर रहे हैं लेकिन वो सैंपल के थ्रू कर रहे हैं, सैंपल दिखा के सेल कर रहे हैं। सैंपल देख के अगर आपको पसंद आ रहा है तो आप गुड्स ले लीजिए, ठीक है। और जहाँ टर्म है कॉन्ट्रैक्ट में एक्सप्रेस या इम्प्लाइड उस इफेक्ट के लिए, यानी कि कॉन्ट्रैक्ट बना दिया सेल के लिए और वो कॉन्ट्रैक्ट जो है ना सैंपल के थ्रू दिखा रहे हैं, कॉन्ट्रैक्ट में सेल बाय सैंपल के थ्रू सेल कर रहे हैं। और जो है वो कॉन्ट्रैक्ट के टर्म्स जो है एक्सप्रेस या इम्प्लाइड है, ठीक है। तो ये दिया है क्लॉज 1 में, सेल कैसे कर रहे हैं, सैंपल के थ्रू कर रहे हैं, और कॉन्ट्रैक्ट के टर्म जो है एक्सप्रेस इम्प्लाइड है उस इफेक्ट में। दूसरा क्लॉज क्या बोल रहा है, इन द केस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट बाय फॉर सेल बाय सैंपल देयर इज एन इम्प्लाइड कंडीशन। जब कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, कॉन्ट्रैक्ट फॉर सेल बाय सैंपल, यानी कि कॉन्ट्रैक्ट फॉर सेल बाय सैंपल कर रहे हैं तो वहाँ इम्प्लाइड कंडीशंस क्या क्या होंगे कि वो जो है करस्पॉन्ड करने चाहिए सैंपल इन क्वालिटी, जो भी क्वालिटी सैंपल का है उसी से करस्पॉन्ड करनी चाहिए। दूसरा, जो बायर है ना उसके पास रीजनेबल अपॉर्चुनिटी होनी चाहिए कि वो कंपेयर करे बल्क को सैंपल के साथ, ठीक है। और तीसरी चीज़, जो गुड है वो फ्री फ्रॉम डिफेक्ट होना चाहिए, और जो रेंडर कर देता है उसको अनमर्केंटेबल, यानी कि वो डिफेक्ट नहीं होना चाहिए। ये इम्प्लाइड कंडीशन है कि डिफेक्ट नहीं होना चाहिए जिसके कारण वो अनमर्केंटेबल हो जाता है, ऐसा डिफेक्ट नहीं होना चाहिए। और जो है विच वुड नॉट बी अपरेंट ऑन रीजनेबल एग्जामिनेशन, और जो रीजनेबल एग्जामिनेशन से अपरेंट नहीं, यानी कि अगर बायर ने चेक भी किया है बट वो अपरेंट नहीं है, वो दिख नहीं रहे रीजनेबल क्लासिफिकेशन, रीजनेबल एग्जामिनेशन के सैंपल का अगर हम रीजनेबल एग्जामिनेशन करते हैं तो उससे दिख नहीं रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे भी जो है ना ये इम्प्लाइड कंडीशन है, ये 3 चीज़ें याद रखिएगा इम्प्लाइड कंडीशन है, ठीक है। तो आज के लिए हम इतना ही रखते हैं, हम कल फिर मिलेंगे अपने नेक्स्ट चैप्टर के साथ, चैप्टर नंबर 3 जो इफेक्ट ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट के बारे में बता रहा है। और आप बिल्कुल भी टेंशन नहीं लीजिए, मैं जल्द से जल्द जो है हमारा सिलेबस कंप्लीट कर दूंगी। आपको जो मैंने प्रॉमिस किया है वो ज़रूर पूरा होगा। और अगर आपको मेरे वीडियोज़ अच्छे लगते हैं तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।